हाल ही में कौन यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? तो ये बना है यूपी का लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है, ये हाल ही में राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है, जिसका अर्थ ये है कि लखनऊ अब अपने दैनिक निकलने वाले जो कचरे हैं उसका 100% वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर रहा है। शिवरी प्लांट की नई यूनिट से शुरू होने के साथ अब शहर में ताज़ा कचरा खुले में डंप नहीं किया जाता, बल्कि इसे खाद, बायोगैस और ईंधन के में बदल दिया जाता है। यह उपलब्धि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में एक बड़ा कदम है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। यूपी का पहला जो कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो ये करेगा, आपको याद रखना है, ये करेगा महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई कि टाटा ग्रुप महाराष्ट्र राज्य में लगभग 11 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 91,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह निवेश नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित की जा रही है एक अत्याधुनिक एआई इनोवेशन सिटी के लिए किया जाएगा। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर सेवाओं और डेटा सेंटर के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को एक प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को और स्टार्टअप्स को आकर्षित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है? तो ये लगाया है ओडिशा सरकार ने। ये ओडिशा सरकार ने राज्य में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या निकोटीन युक्त जो भी उत्पाद है उन सभी पर इन्होंने बैन लगा दिया है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब इन उत्पादों को उत्पादन और भंडारण, परिवहन और जो बिक्री है इस पे सरासर बैन लगा दिया है। यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लिया गया है, जिसमें ट्विन पैक्स यानी कि अलग अलग पाउच को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिन्हें मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता था। यह प्रतिबंध जो है ये 21 जनवरी से प्रभावी हो चुका है। तो आपको इसको याद रखना है, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 81 यानी कि 81 वन जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये राजस्थान के अलवर जिले में 81 यानी कि 81 वन्यजीव प्रजातियों वाला एक अत्याधुनिक जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। यह पार्क अलवर के कटी घाटी जैसमंद क्षेत्र में लगभग 100 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी तरह का ये पहला पार्क होगा। इसमें शेर, बाघ और शाकाहारी जीवों के लिए अलग अलग सफारी, एक हाईटेक एनिमल रेस्क्यू सेंटर, अफ्रीका से लाए गए जिराफ जैसे कि विशेष आकर्षण होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसमें बटरफ्लाई पार्क और आधुनिक पशु चिकित्सालय जैसी सुविधा भी शामिल होगी। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ये सिक्किम पुलिस को उनकी उत्कृष्टता और अनुकरणीय सेवा के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज, प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निशान के रूप में
दिए जाने वाला यह सम्मान किसी भी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान में से एक है, जो वीरता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। इस उपलब्धि के साथ सिक्किम यह गौरव हासिल करने वाला देश का 15वां राज्य बन गया है और पूर्वोत्तर का यह तीसरा राज्य बना है। यह पुरस्कार सिक्किम पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग, अपराध रोकथाम और सार्वजनिक सुरक्षा में उनके बेहतरीन प्रदर्शन को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर दिया है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में प्रशासन ने संगठन पर पक्षपात और सुधारों में विफलता का आरोप लगाते हुए कदम उठाया है। अमेरिका ने पूर्व में दी गई चेतावनी के बाद अपनी सदस्यता और वित्त पोषण को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और भविष्य की महामारियों से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है? तो ये आपको बताना ये कौन बन गया है। ये बन गया है UAE। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात आधिकारिक तौर पर कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। यह बदलाव UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायहन की भारत यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समझौते के बाद आया है। इस समझौते के तहत अबू धाबी की सरकारी कंपनी ADNOC गैस भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को अगले 10 वर्षों तक सालाना 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति करेगी। इससे पहले अमेरिका इस स्थान पर था, लेकिन नए सौदों में UAE को भारत की ऊर्जा सुरक्षा में प्रमुख भागीदारी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है गणेश लक्ष्मी नारायणम को। ये रहे गणेश लक्ष्मी नारायण और इन्हें किया गया है टाटा कम्युनिकेशंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त। बात करते हैं, इन्हें 13 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान MD और CEO AS लक्ष्मी नारायण का स्थान ये लेंगे। ये जो गणेश लक्ष्मी नारायण है, इससे पहले ये सर्विस नाउ इंडिया के MD और एयरटेल बिजनेस के CEO रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है, ये एयरटेल बिजनेस के CEO और सर्विस नाउ इंडिया के ये MD रह चुके हैं, गणेश लक्ष्मी नारायण। ये आपका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ट्री लेडी के नाम से मशहूर कितिदा मेकानी का निधन हो गया है? तो ये कहाँ की हैं? तो ये है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय मूल की प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्ति मेकानी, जिन्हें सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से जाना जाता है, तो ये सिंगापुर में 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो कर्नाटक में जन्मी कीर्तिदा 1990 में दशक में सिंगापुर चली गई थी। वहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वृक्षारोपण में सामुदायिक उद्घाटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दशकों तक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स फॉर द एनवायरनमेंट के सम्मानित किया गया है। और हाल ही में 2024 में उन्हें सिंगापुर विमेंस हॉल ऑफ द फेम भी शामिल किया गया था इन्हें। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? इनका नाम है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा।
बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राम जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित एक नई पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का अगर शीर्षक की बात करें तो इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो है चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ये इस पुस्तक का शीर्षक है, जिसे भारत सरकार के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौरी ने लिखा है। ये आपको नाम याद रखना है। और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की सभ्यतागत यात्रा का एक निर्णायक क्षण है, जहां आस्था और इतिहास और कानून का संगम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? ये है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया जो विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एआई बेसिक एक्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। हालांकि यूरोपियन संघ ने पहले कानून पारित किया था, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इसे सबसे पहले पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया है। इस कानून का उद्देश्य एआई से सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना, डीप फेक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए एआई जनित सामग्री पर अनिवार्य लेबलिंग सुनिश्चित करना है। यह कानून विशेष रूप से स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर सख्त निगरानी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये बालिका दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। ये भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें समान अवसर प्रदान करना और समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव और लैंगिक असमानता को समाप्त करना है। यह दिन बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता पर विशेष बल देता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी करेक्ट हो जाएगा।